हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग बहुत ही खूबसूरत चैप्टर 11th का ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और कहने से तो कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। धीरे धीरे आप देखते चलेंगे कि कितने विस्तृत तरीके से, कितना डीप में हम लोग जाकर ट्रिगोनोमेट्री को स्टडी करेंगे और काफ़ी जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग जाएंगे। 11th से लेकर एनसीईआरटी को करते हुए और जेईई मेंस एडवांस तक के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक वीडियो को बहुत सारे लेक्चर बनेंगे, 40 मिनट 45 मिनट कर करके आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो सिंपल देखिए, अगर सोचिएगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। देखिएगा, किस वर्ड से मिलकर बना है? 3। एक है वो ट्राई, दूसरा है क्या? गोनो, और तीसरा है मेट्री। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनो, और तीसरा क्या है? मेट्री। देखिएगा, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है 2 मीजर। मेट्री का मतलब क्या होता है? 2 मीजर। मतलब 3 मतलब 3, साइड्स मतलब भुजा, और 2 मीजर का मतलब मापना। यानी कि 3 साइड को जिसमें मापना हम लोग सीखते हैं ना, उसी ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो कौन ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें 3 साइड होते हैं? तो होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। यानी कि यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज को मापना या ट्राइंगल को मेजर करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। या इसका एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री is derived from two Greek words, trigonon and metron. Trigonon means triangle, metron means 2 मीजर। यानी कि क्लियर यहां से हो रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री है ना, वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक ट्रिगोनॉन है और दूसरा मेट्रॉन है। जहां ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज, और मेट्रॉन का मतलब होता है 2 मीजर, मतलब मापना। यानी कि ट्राइंगल को मापना ही, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल को मेजर करना, ट्राइंगल को मापना ही क्या है? त्रिकोणमिति है या त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, आजकल जो इसका भी एरिया है ट्रिगोनोमेट्री का, वो भी काफी बढ़ चुका है। हम लोग पॉलीगन्स में भी, सर्किल में भी इसका यूज करते हैं। केवल ट्राइंगल तक ही सीमित नहीं है, सर्किल में भी और किसी भी पॉलीगन्स में भी इसका यूज होता है। तो अभी हम लोग देखें ट्राइंगल के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। और ये पाए कि ट्राइंगल का जो मेजरमेंट है, ट्राइंगल को जो मापना है, वही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर ट्राइंगल क्या होता है। और ट्राइंगल को जानने से पहले भी हम लोग को कुछ पॉइंट पे बात चर्चा करना है। हम लोग ट्राइंगल को जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मतलब सरल रेखा क्या होता है।
बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इफ अ पॉइंट moves in a plane such that their direction be unchanged, then the locus of moving point be called a straight line। समझिएगा, हमने लिखा कि अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन में किसी तल में मूव करता है, मतलब घूमता है, भ्रमण करता है, और वह इस प्रकार मूव करता है कि उसका डायरेक्शन बदलता नहीं है, मतलब उसका दिशा चेंज नहीं होता है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट से जो रास्ता बनेगा ना, जो पाथ बनेगा, उसी पाथ को स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हाई पॉइंट है और ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में किधर भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में पता नहीं है कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इससे जो ये रास्ता बन रहा है ना, इसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसे ऐसे खींच दिए और ऐसे खींच दिए, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। इसका डायरेक्शन इधर भी अनंत तक जा सकता है या इधर भी अनंत तक जा सकता है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि स्ट्रेट लाइन का लेंथ बताइए, तो आप कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और इसका इनिशियल पॉइंट भी पता नहीं होता है कि यह कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं बताया जा सकता है कि आखिर यह लाइन चलना शुरू कहाँ से हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अनडिफाइन होता है, दोनों पता नहीं होता है, और इसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, इसकी लंबाई को मापा नहीं जा सकता है। मतलब सिंपल, आप अगर हिंदी में जानना चाहते हैं, अगर हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी माध्यम के, तो आप कहेंगे कि जब कोई बिंदु किसी तल में इस प्रकार भ्रमण करे, या जब कोई बिंदु, या यदि कोई बिंदु किसी तल में इस प्रकार भ्रमण करता हो कि उसका दिशा अपरिवर्तित रहे, तो उस बिंदुओं के बिंदु पथ को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, और इसकी जो लंबाई होता है वह इनफाइनाइट होता है। अगर है ए बी लिखा गया है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। अब यहां से एक और पॉइंट हम लोग को जानना है, रे, जिसको हम लोग किरण कहते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ एक पॉइंट हम ओ ले लिए और ओ ए ले लिए, हो गया ना, ए ओ ए हो गया, तो इसको हम लोग रे कहते हैं। और रे में एक ही बात पता होता है कि इसका इनिशियल पॉइंट, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है। यानी कि किसी सरल रेखा का या स्ट्रेट लाइन का वह पार्ट जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, फाइनल फिक्स नहीं हो, या कहाँ तक जाएगा यह पता नहीं है, तो वैसे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं, किरण कहते हैं, और उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक। तीसरा एक और बात इसमें निकल के आता है, लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ये सब बातें आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। मान लीजिए रेखाखंड आता है, अगर यहाँ P और Q ऐसे ले लिया जाए, P हो गया, Q हो गया, मतलब जिसका लेंथ फाइनाइट हो, जिसका लेंथ क्या हो, निश्चित हो। जैसे इसका P से Q तक जो लेंथ होगा वही होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिख देंगे, या पी क्यू, मतलब यह हो गया लाइन सेगमेंट। इसका जो मतलब क्या है, लेंथ है, वो फाइनाइट है, वो निश्चित है। तो हम लोगों ने देखा है स्ट्रेट लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, तीनों बातों को हम लोग को जानना था, ठीक है। फिर हम लोग आगे इसके देखते हैं, इसके आगे क्या होता है। हम लोग स्ट्रेट लाइन देख लिए और रे देख लिए और लाइन सेगमेंट देख लिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे एंगल के बारे में। आखिर कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, सिंपली समझिएगा।
हाई ओए कोई रे है जिसको मान लीजिए हम इनिशियल रे कहते हैं, और यह रिवॉल्विंग रे है। जो ओए है ना, यह रिवॉल्विंग रे है, मतलब घूमने वाला रे है। और ये ओए यहाँ था और ये घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ पहुंच गया और इस पर कहाँ पहुंचा, बी पे। ठीक है, तो यहाँ जो एक फिगर बना ना, एक फिगर बना, उसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। या एक और ऐसे भी कह सकते हैं, जब एक फिक्स पॉइंट से जब दो रे निकलती हो तो जो फिगर बनता है, जो चित्र बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ टू रेज बी emanating from a fixed point, then a figure formed which is called an angle, which is called an angle। यानी कि जब एक निश्चित बिंदु से दो किरणें निकलती है तो एक चित्र बनता है, उसी चित्र को क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है, कोण कहा जाता है। और देखिएगा, इसको वर्टेक्स कहते हैं। जहां से दोनों किरण निकलेगा ना, उसको वर्टेक्स कहते हैं, मतलब शीर्ष कहते हैं। अगर इसको इनिशियल रे या इनिशियल साइड भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ जहां पहुंच गया, इसको हम लोग फाइनल या टर्मिनल साइड कहते हैं। फाइनल या टर्मिनल साइड कहते हैं, मतलब अंतिम साइड, अंतिम भुजा। ठीक है, तो ये रिवॉल्विंग रे था, यहाँ ओए था, जब ओ भी हो गया तो एक फिगर बना। तो जो फिगर बना उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। या एक बात और कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब यहां से यहां तक रोटेट करने में जो भी दूरी तय किया, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। या लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। यानी कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक के जो रोटेशन का अमाउंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं, कोणों की माप कहते हैं। हमने सीखा कि जब एक फिक्स पॉइंट से, जब एक निश्चित बिंदु से दो किरणें निकलती है तो एक चित्र का निर्माण होता है, एक फिगर बनता है, उसी फिगर को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक किसी रिवॉल्विंग रे को रोटेट करने में, जाने में जो अमाउंट बना, उसी अमाउंट को हम लोग एंगल का मेजरमेंट कहते हैं, कोण का माप कहते हैं। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको एंगल को ऐसे लिखते हैं। अगर सपोज कीजिए अमाउंट थीटा हुआ तो यहाँ हम लोग एंगल थीटा लिख देंगे। ठीक है, अगर इसको क्या लिखेंगे, एंगल एओबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल एओबी। एंगल को ऐसे लिखा जाता है। ये चीज हम लोगों ने अभी तक एंगल के बारे में जाना। उसके बाद कुछ बातें और है जिसको हम लोग अभी सीखते हैं। साइन ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के साथ क्या साइन होगा, क्या चिन्ह होगा, पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, उस बात को देखना है। आप जरा देखेंगे, आपके मन में एक बात जरूर आया होगा कि सर जब आप ये कह रहे हैं कि ओए इनिशियल रे है या इनिशियल साइड है,
अगर यह रिवॉल्विंग रे है और रिवॉल्विंग रे यहाँ आके अगर बी हो जाता है और ये फाइनल या टर्मिनल साइड है, तो आपके मन में एक बात जरूर उत्पन्न हुआ होगा, एक प्रश्न जरूर आपके मन में आया होगा कि सर यह जो रोटेट किया है इधर, ये जो रोटेट किया है इस डायरेक्शन में, क्या ओए इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता है? आपके मन में क्वेश्चन हुआ होगा कि क्यों हम इसी डायरेक्शन में ले जाएंगे, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं ला सकते हैं? तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर उधर जाके वो बी हुआ, अगर इधर आके क्या हो गया बी डैश, क्या हो गया बी डैश, तो इसका डायरेक्शन देखिए और इसका डायरेक्शन देखिए। अब है तो इनिशियल दोनों के लिए सेम है, अब इसको आप कहेंगे फाइनल या टर्मिनल। ध्यान से समझेंगे। एक बात आपको जरूर पता चला होगा, जरा इसके डायरेक्शन को देखिए और इसके डायरेक्शन को देखिए। इधर देखेंगे, इस डायरेक्शन को देखिए और इस डायरेक्शन को देखिए। भाई जो नीचे वाला है इस डायरेक्शन में चल रहा है और ऊपर वाला इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब जो नीचे आ रहा है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मतलब ये जो है ना, इधर जो रिवॉल्व किया, इधर जो घुमा है वह घड़ी के दिशा में घुमा है, और यह जो घुमा है वो किस दिशा में घुमा है? एक घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा है। मतलब यहां आप लिख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एक है घड़ी के दिशा में और दूसरा है घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर दोनों से अंतर क्या पड़ा? घड़ी के दिशा में घूमे या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे, इससे फर्क क्या पड़ा? तो फर्क आपको अब समझ में आएगा। याद रखेंगे, जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है तो पॉजिटिव होता है, और जब भी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है तो निगेटिव होता है। आप याद कीजिए, आप अभी तक जियोमेट्री पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े भी थे, तो सिर्फ tan 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा, मतलब 360 से ज्यादा एंगल आज तक आपने जाना ही नहीं था, और निगेटिव एंगल को भी नहीं जाना था। आज हम लोग देखेंगे निगेटिव एंगल भी, पॉजिटिव एंगल भी, 360 से ज्यादा भी, और 360 मतलब जीरो से माइनस में भी देखेंगे। तो वो कैसे होता है, कहाँ होता है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ सिर्फ अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। मतलब यहाँ से हमको एक बात यह पता चला, याद रखिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो यहाँ एंगल बनेगा वह पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर कीजिएगा तो वो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मेजर करते हैं एंगल को तो वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब सिर्फ यही अंतर होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो हमेशा निगेटिव होगा। अब हम लोग को देखना है कि जियोमेट्री में एंगल और ट्रिगोनोमेट्री में एंगल, ये सब काफी बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पहले से भी जानते हैं। फिर एक बार उसको री किया जा रहा है ताकि आप लोग फिर से एक बार रिफ्रेश हो जाए, पूरा तैयार हो जाए ट्रिगोनोमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। एंगल इन जियोमेट्री लिखिएगा, एंगल इन जियोमेट्री lies between 0 to 360, 0 to 360। यानी कि जियोमेट्री में जो एंगल होता है स्टूडेंट, वह 0 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। मतलब आप कभी जियोमेट्री में ये नहीं पाएंगे
कि एंगल 0 से 360 तक से ज्यादा होता है। मतलब ऐसा नहीं पाएंगे कि माइनस में एंगल बनता है या 360 डिग्री से ज्यादा बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल इन जियोमेट्री लाइज फ्रॉम 0 to 360, क्योंकि अगर बिटवीन लिखते हैं तो 0 और 360 के बीच में की बात होगा, वहां 0 और 360 को नहीं लिया जाएगा। लेकिन फ्रॉम टू करते हैं, इसका मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल आप जियोमेट्री में मेजर करते हैं, जियोमेट्री में एंगल लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, नो मीनिंग ऑफ नेगेटिव एंगल इन जियोमेट्री, यानी कि जियोमेट्री में ऋणात्मक कोण का माइनस में एंगल का कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसका कोई मायने ही नहीं होता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। मतलब निगेटिव एंगल पॉसिबल ही नहीं है जियोमेट्री में, और 360 से ज़्यादा भी पॉसिबल नहीं है और 0 से कम भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि जियोमेट्री में जो भी एंगल होगा वह 0 से लेकर कहाँ तक, 360 तक होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में एंगल क्या होता है। एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री, एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री फैन तेज हो गया था, फैन का आवाज आता तो फिर अच्छा नहीं लगता। एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री देखना है, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल हमको देखना है। लिखेंगे इन ट्रिगोनोमेट्री एंगल में बी नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल होता है ना, वह निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी एनी मैग्नीट्यूड, मतलब कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा, आप त्रिकोणमिति में कोण को, एंगल को कितना भी छोटा से छोटा मेजर कर सकते हैं और कितना भी बड़ा से बड़ा मेजर कर सकते हैं। अब आप कहिएगा सर जियोमेट्री में तो 0 से 360 तक होता है, नेगेटिव भी नहीं होता और 360 से ज्यादा भी नहीं होता है। हाँ, बट त्रिकोणमिति में होता है, ट्रिगोनोमेट्री में होता है। क्यों होता है वो देखिएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल जो मेजर करते हैं ना, वो एंगल जो मेजर करते हैं वह रोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। एक बात हम लोग सीख गए थे, फिर भी सीख लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बारह बजा दीजिए ना, 3 बजा दीजिए, 6 9 बजा दीजिए, चलिए ना, घड़ी इसी तरह चलता है ना। एंगल ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि घड़ी के दिशा में जो एंगल चलेगा, एंगल मेजर होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। और घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर कीजिएगा, वो जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब घड़ी के दिशा में एंगल हमेशा नेगेटिव और घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल हमेशा पॉजिटिव। ट्रिगोनोमेट्री में कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा एंगल को मेजर किया जा सकता है। अब कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा कैसे होता है, उस बात को जरा देखिएगा कि कैसा भी छोटा, मतलब कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा कैसे बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और क्या कहें, अगर खाने की बात और सब्जी की बात हो तो इसको नमक समझा जा सकता है।
इसके बिना किसी का टेस्ट ही पता नहीं चलता है मैथमेटिक्स में। मतलब मैथ के प्रत्येक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यूज है, इसलिए इसको काफी बेहतरीन तरीका से और अच्छा तरीका से समझना है। और काफी हम लोग आगे तक बहुत ही अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, देखिएगा। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्वाड्रेंट जो बन रहा है उस पे आगे चर्चा करना है अगले टॉपिक में। बताओ जरा किस डायरेक्शन में चले? आप कहिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एसी में चले। एसी गाड़ी में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर एक चक्कर लगा दिए पूरा, यहाँ से स्टार्ट किए फिर वहीं पहुंच गए। आप कहेंगे मैथ में मतलब 360 डिग्री हम घूम गए। अच्छा एक बार में 360 डिग्री घूम गया ना, एक बार और घूम जाएगा तो फिर 360 हो जाएगा का? फिर एक बार घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। फिर एक बार घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। मतलब यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जितना चक्कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तू लगाएगा उतना 360 तू बढ़ते जाएगा। उतना कितना बढ़ते जाएगा? 360। मतलब n चक्कर लगाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 360 में n से मल्टीप्लाई कर दो, वो एंगल तुम ट्रेवल करेगा। अब बताएगा ना, अगर वही काम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ कितना -360, क्योंकि यह जो एंगल मेजर हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, फिर एक चक्कर और घूम जाएगा तो फिर -360, फिर एक चक्कर और घूम जाएगा तो फिर -360, यानी कि इसी तरह से इसमें कितना भी छोटा एंगल बना सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना चक्कर लगाएंगे -360 उसमें जोड़ते जाइएगा, और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना चक्कर लगाइएगा +360 उसमें ऐड करते जाइएगा। यही कारण है कि ट्रिगोनोमेट्री में कितना भी बड़ा एंगल हम लोग मेजर कर लेते हैं और कितना भी छोटा हम लोग मेजर कर लेते हैं। ये रहा ट्रिगोनोमेट्री में एंगल की बात और ज्योमेट्री में एंगल की बात। अब हम लोग अपने पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखेंगे कि आखिर एंगल को मेजर करने के कौन कौन से यूनिट है। एंगल को मेजर करने के कौन कौन से यूनिट है? आप कहेंगे सर हम तो अभी तक डिग्री मेजर करते थे, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। तो नहीं, और भी इसके 2 यूनिट है मेजर करने के, जिसमें से 2 तो काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, और उसमें एक तीसरा भी है जो कुछ दिनों के लिए चला था फिर वो खत्म हो गया, तो हम लोग उसको भी जानेंगे। तो 3 यूनिट होता है एंगल मेजर करने का, जिसमें पहला डिग्री सिस्टम होता है, जिसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है, या इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, या ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, जिसको डिग्री सिस्टम हम लोग जानते हैं, जिसको डिग्री कहते हैं। और दूसरा होता है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको ग्रेड सिस्टम के नाम से या फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेड सिस्टम यानी कि एंगल को ग्रेड में भी मेजर किया जाता है, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 30 ग्रेड, 40 ग्रेड। जिस तरह हम लोग 30 डिग्री, 40 डिग्री मेजर करते हैं, उसी तरह ग्रेड में भी मेजर कर सकते हैं। और तीसरा जो यूनिट है वो है रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम, इसको 2 नाम से हम लोग जानते हैं। एंगल को रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, 1 रेडियन, 5 रेडियन, 20 रेडियन, 4 रेडियन। तो हम लोग तीनों को बारी बारी से समझेंगे। हम लोग अब देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के मापने की क्या क्या यूनिट है, क्या क्या इकाई है, उसको देखेंगे। तो हम लोग देखे थे कि टोटल 3 सिस्टम होता है। देयर आर 3 सिस्टम। टू मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल, यानी कि कोणों के मापने की कितने पद्धतियां हैं? 3 हैं। वो कौन कौन से यूनिट है देखिएगा। पहला यूनिट है जिसको सेक्साजेसिमल या आप ब्रिटिश या आप इंग्लिश या
डिग्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक डिग्री सिस्टम के इतने नाम हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम आप कह सकते हैं डिग्री सिस्टम को। दूसरा जो है ग्रेड सिस्टम, दूसरा क्या है, ग्रेड सिस्टम है, या इसको सेंटेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल को मेजरमेंट करने के, मापने के टोटल 3 यूनिट है। एक डिग्री है जिसके और भी नाम हैं, एक ग्रेड है और रेडियन है। इन तीनों को हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यह दोनों 1 और 3, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ग्रेड सिस्टम कुछ दिनों के लिए ही चला था, उस इतना ना कॉम्प्लिकेटेड होने लगा जिससे उसको अभी नहीं रखा गया, उससे बहुत काम नहीं हो पाता है, और एक दोनों काफ़ी इजी होता है, इसलिए इसको ही चलाया जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे और फिर बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर डिग्री सिस्टम क्या होता है, डिग्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिग्री सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। डिग्री सिस्टम, in this system we take a right angle and divide it into 90 equal parts. There each part contain 1 डिग्री। डिग्री सिस्टम में क्या होता है जरा देखेंगे। डिग्री सिस्टम में हम लोग एक राइट एंगल लेते हैं, पता नहीं राइट एंगल तो आप लोग जानते हैं। तो एक राइट एंगल को हम लोग लेते हैं और उस राइट एंगल में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक राइट एंगल हम लोग लेंगे, मतलब हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री, और उसको कितना इक्वल पार्ट में बांटते हैं, 90 इक्वल पार्ट में। कितना इक्वल पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में। तो जब 90 को 90 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसका एक भाग 1 डिग्री होगा, वो तो श्योर है। कैसे, जरा हम लोग फिगर से देख लेते हैं। राइट एंगल ऐसे ही ना बनता है, ये हो गया 90 डिग्री। आपके एक सर जितनी ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा नहीं होगा, अरे हो गया 90 डिग्री। इसको 90 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। लिख लीजिएगा 90 इक्वल पार्ट्स। इसका जो एक पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के। यानी कि सबसे पहले डिग्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल को लेते हैं और उसको 90 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसका प्रत्येक पार्ट जो होता है वह 1 डिग्री के बराबर होता है। फिर देखिए क्या करते हैं, 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts and there each parts contain 1 minute। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री को, 1 डिग्री है उसको
60 बराबर भागों में बांट दिए। कितना इक्वल पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट में। सिक्सटी इक्वल पार्ट में बांट दिए। इसका जो एक पार्ट यहां से हमको मिलेगा ना, वह 1 मिनट के बराबर होगा। यानी कि यहां से हमने देखा कि 1 डिग्री जो है वह 60 मिनट के बराबर है। इसको मिनट पढ़िएगा। 1 डिग्री जो है कितना के बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। फिर एक और काम करते हैं अगेन। 1 मिनट इज divided into 60 equal parts and there each part contain 1 second। 1 सेकेंड मतलब 1 डिग्री को, 1 मिनट को जब हम 60 बराबर भाग में बांटते हैं तो उसका प्रत्येक भाग 1 सेकेंड के बराबर होता है। मतलब 1 मिनट जो होता है वह 60 सेकेंड के बराबर होता है। मतलब यहाँ हमने सीखा 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। डिग्री सिस्टम यही होता है कि एक राइट एंगल को मतलब एक 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है। फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक पार्ट 1 मिनट के बराबर होता है। फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका प्रत्येक पार्ट 1 सेकेंड के बराबर होता है। डिग्री सिस्टम यही होता है, जिसका जब हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो काफी हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग डिग्री को अगर कुछ बचता है, जैसे मान लीजिए 4 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, उस स्थिति में हम लोग को मिनट और सेकंड में भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ हम लोगों ने सीख लिया 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट 1 डिग्री का 60वां भाग होता है। 1 मिनट 1 डिग्री का 60वां भाग होता है। यहाँ तक जायज है। फिर 1 मिनट किसके बराबर? 60 सेकेंड। 1 मिनट किसके बराबर? 60 सेकेंड के। तो आप बताओ ना 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 सेकेंड किसके बराबर? 1/60 मिनट के। यानी कि 1 मिनट का 60वां भाग सेकेंड होता है। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि मिनट को डिग्री में बदलना होगा तो 60 से भाग करेंगे। अगर डिग्री को मिनट में बदलना होगा तो कितना से? 60 से। डिग्री को मिनट में बदलना है तो इस 60 में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 2 डिग्री बराबर 120 मिनट। मतलब डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना कीजिएगा, अब मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 से भाग कीजिएगा। वही कंडीशन किसके साथ होगा? मिनट के साथ और सेकंड के साथ है। देखिएगा, तो ये हम लोग समझ गए डिग्री सिस्टम, जहां से हम लोग ये सीख लिए कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। और इसको आप पढ़िएगा डिग्री, इसको आप पढ़िएगा मिनट और इसको पढ़िएगा सेकंड। यानी कि अगर 2 बार ऐसे डैश है ना तो उसको सेकंड, 1 बार है तो मिनट और 0 है तो उसको क्या पढ़िएगा? डिग्री पढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना है ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम क्या होता है उसको जरा देख लीजिएगा। ग्रेड सिस्टम उसमें था एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। किसमें? डिग्री सिस्टम में। वहां हम लोग देख चुके थे
कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे और उसका प्रत्येक जो पार्ट होता था वो 1 डिग्री के बराबर होता था। यहाँ क्या होता है, और वन राइट एंगल, एक राइट एंगल कितना के बराबर, 100 ग्रेड के बराबर। मतलब 90 डिग्री जो होता है वह किसके बराबर, 100 ग्रेड के। अगर यहाँ से कभी जरूरत पड़े कि 180 डिग्री कितना ग्रेड, तो किसके बराबर हो जाएगा, 200 ग्रेड के। ठीक है, एक राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल किसके बराबर, 100 ग्रेड के। अब देखिएगा एक ग्रेड किसके बराबर, तो 100 मिनट के। एक राइट एंगल किसके बराबर, 100 ग्रेड के। एक ग्रेड किसके बराबर, 100 मिनट के। और एक मिनट किसके बराबर, तो 100 सेकंड के। काफी ज्यादा काम करेगा हम लोग को जहां अगर ग्रेड की बात होगा। मतलब 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और एक मिनट बराबर कितना, 100 सेकंड। यानी कि एक डिग्री बराबर, एक डिग्री बराबर 100/90 ग्रेड हो जाएगा। यानी कि एक डिग्री को आप 10/9 ग्रेड कह सकते हैं, और एक ग्रेड को आप कह सकते हैं एक ग्रेड बराबर 90/100 डिग्री। यानी कि एक ग्रेड कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 9/10 डिग्री के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बस ग्रेड सिस्टम के बारे में इतना ही हम लोग को जानना था। और डिग्री और ग्रेड के बीच में हम लोग ये रिलेशन भी देखिए कि डिग्री को ग्रेड में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, और ग्रेड को डिग्री में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। हो गया। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 डिग्री को ग्रेड में लिखिए, तो 2 डिग्री को ग्रेड में कैसे लिखिएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 गुने 10/9 ग्रेड, यानी कि हो जाएगा 20/9 ग्रेड। हो गया। इस तरह से हम लोग आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोगों ने देख लिया डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, और फिर आखिरी सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है, रेडियन सिस्टम। आखिरी सिस्टम है रेडियन सिस्टम, जिसको सर्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, रेडियन को हिंदी में रेडियन ही कहा जाता है। देखिए रेडियन सिस्टम में क्या होता है, ये सर्किल है ना, और इस सर्किल का क्या है, सेंटर है। और इस सर्किल का क्या है, रेडियस है। OB भी इस सर्किल का क्या होगा, रेडियस होगा। अब देखिए है AB क्या होगा, AB जो होगा ना वह आर्क होगा, मतलब चाप की लंबाई होगा। ठीक है, अगर है AB भी अगर R हो जाए तो इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन को इस तरह से लिखते हैं, मतलब 1 का पावर C लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 रेडियन लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्लियर समझ में आना चाहिए कि सर्किल के रेडियस के लेंथ के इक्वल अगर आर्क का लेंथ लिया जाए, उससे जो सर्किल के सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा, बनेगा, वो 1 रेडियन कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। यानी कि सर्किल के सेंटर पर अगर एंगल बनता है किसके द्वारा, उस आर्क के द्वारा जिसकी लेंथ सर्किल की रेडियस के लेंथ के इक्वल हो, तो उस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन होगा। यानी कि एंगल AOB जो होगा वह 1 रेडियन होगा। ऐसे लिखेगा या ऐसे लिखेगा 1 रेडियन, या ऐसे भी लिख सकता है 1 रेडियन। कब, जब AB बराबर, यानी कि जो चाप की लंबाई है वह भी R है, और इसके रेडियस की लंबाई मतलब त्रिज्या की लंबाई भी क्या है, R है। ठीक है, तो जब चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई दोनों बराबर है, तो उससे जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनेगा वह कितना के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। यानी कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड at the center of
सर्किल by an arc whose length is equal to the radius of circle is called 1 रेडियन। यानी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क, यानी कि सर्किल के सेंटर पर चाप के द्वारा जो एंगल बनेगा, आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा, जिस आर्क की लेंथ कितना होगा, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, यानी कि जिसके चाप का जो लेंथ होगा, आर्क का जो लेंथ होगा वह सर्किल के रेडियस के बराबर होगा, तो कितना एंगल कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। यानी कि सिंपली आज हम लोग जो तीनों सिस्टम देखे, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम में देखिए एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ग्रेड सिस्टम में हम लोगों ने देखा 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। और यहाँ रेडियन के बारे में देखिए कि सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है किसके द्वारा, उस आर्क के द्वारा जिस आर्क की लंबाई रेडियस की लंबाई के बराबर हो, यानी कि उस चाप की लंबाई से, उस चाप से जिसकी लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हो, तो वह जो एंगल होगा वो कितना कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। और उसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज जाना। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात हम लोग को जानना है, थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग को तो ट्राइंगल के बारे में ही स्टडी करना है। ट्राइंगल तो आप लोग, हमको लगता है 4-5 क्लास में ही पढ़े होंगे। ट्राइंगल जो होता है ना, एक क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है, मतलब 3 रेखाखंडों से घिरी हुई जो ज्यामितीय आकृति होती है, जो जियोमेट्रिकल फिगर होता है, जो 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी एंगल है वर्टेक्स देना शुरू कीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा, नहीं गड़बड़ होगा। इधर देखिए, इसको 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 इसको, ठीक है ना। एक बात जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो वहां से आपको पाइएगा कि ए के अपोजिट साइड को ए, बी के अपोजिट साइड को बी और सी के अपोजिट साइड को हम लोग सी कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस, मतलब ट्राइंगल में कौ गो शीर्ष होता है, 3 गो, जो कौन है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। 3 गो क्या होगा, एंगल होगा, मतलब 3 गो कोण होगा। कौन कौन, ए, बी और सी। 3 गो क्या होगा, साइड होगा। 3 गो भुजा होगा, जो कौन कौन है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। मतलब इसको आप चाहें तो ए बी सी, सॉरी ए बी किसके बराबर है, ए बी सी है ना। अब बी सी क्या है, ए है, और ए सी क्या है, ए सी क्या है, बी है। यानी कि ये एंगल हो गया। यानी कि ट्राइंगल में, त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है, 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है। मतलब 3 गो वर्टिसेस होता है, 3 गो एंगल होता है और 3 गो क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। और भी कुछ बातें जाननी है। हम सभी को पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। यानी कि त्रिभुज का जो इंटरनल एंगल होता है, इसको इंटरनल एंगल कहिएगा। क्या कहिएगा, इंटरनल एंगल, अंतःकोण जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। देखिएगा, एक और फिगर बनाइएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी। देखिए अगर इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ एक एंगल बनेगा, ठीक है। फिर इसको जब आप आगे बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ एक एंगल बनेगा। इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ एक एंगल बनेगा। अगर इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा कहिएगा।
ये तीनों एक्सटर्नल एंगल है। क्या है? तीनों एक्सटर्नल एंगल है, यानी बाह्यतम कोण है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। याद रखिएगा, मतलब त्रिभुज के तीनों बाह्यतम कोणों का योग 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों बाह्यतम कोणों का योग 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। और भी कुछ बातें हैं जिसको जानना है हम सबको। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। याद रखेंगे, कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी अगर किसी दो साइड को जोड़िएगा निश्चित रूप से तीसरा से बड़ा होगा। दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उसके किसी दो भुजाओं का योग निश्चित रूप से तीसरा से बड़ा होगा। b प्लस सी ए से बड़ा होगा, a प्लस सी b से बड़ा होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, हो गया। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है। तीसरा बात एक और आता है, a माइनस बी कहिए, b माइनस सी कहिए, a माइनस सी कहिए, ठीक है। इसको आप ले लीजिए मोड के अंदर। मोड के अंदर लेने से एक बात हो जाएगा, मतलब दूगो का अंतर तीसरा से छोटा होगा। जब दूगो का जोड़ेगा तो तीसरा से बड़ा, और दूगो का अंतर जो होगा वह तीसरा से क्या होगा? छोटा होगा। दूगो का अंतर तीसरा से छोटा होगा। अब इसको मोड में दे दिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप b माइनस ए भी निकालिएगा तो c से छोटा ही होगा, c माइनस बी भी निकालिएगा तो a से छोटा होगा, और c माइनस ए निकालिएगा तो b से छोटा होगा। तो इतना लिखने से बेहतर था कि मोड लगा दीजिए। मतलब ध्यान में यह रखना है कि किसी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होगा और दूगो का अंतर तीसरा से छोटा होगा। तो आज तक हम लोग यहाँ तक देखे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग रिलेशन को देखेंगे कि डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में क्या रिलेशन होता है, और कुछ सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग।